गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 12 जून। ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे अगर आज मेरे साथ आज अंत तक बने रहते हैं। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू सीआई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? ताइवान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। मैं आपको बता देता हूँ सिंगापुर आप मैप पे देख पा रहे होंगे, छोटा सा यहाँ पे सिंगापुर है, यहीं पे है, ऊपर मलेशिया नीचे सिंगापुर है। IPEF की स्थापना यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की थी 2022 में। इसमें इस समय 14 देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी इसका हिस्सा है। इसमें कनाडा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी ये सारे आसियान के मेंबर है और इंडिया है। इसमें 14 देश टोटल है। इसमें ये साउथ चाइना सी है और यहाँ पे पड़ोसी देश चीन के तरीकों से परेशान है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसलिए लाया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में, मैं आपको समझा देता हूँ कि इंडो पैसिफिक क्या है। पूरा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन यहाँ भी आता है। तो इन सब में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो मुक्त तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, टैक्स में कोई इश्यूज ना हो, एंटी करप्शन हो। तो इस प्रकार की चीजों से निपटने के लिए इसको बनाया गया था ताकि मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे सकें, चीन का जो डोमिनेंस है इन द रीजन में कम हो। हाल ही में किन देशों ने शांतिपूर्ण चंद्रमा मिशन के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको मिस न करें। मैं आपको इमेजेस के थ्रू समझाऊंगा। तो इसका सही उत्तर है पेरू और स्लोवाकिया। ये दोनों देशों ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पे हस्ताक्षर किए हैं कि वो शांतिपूर्ण पर्पस के लिए मून मिशन लॉन्च करेंगे। मैं आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाता रहूंगा ताकि आपको क्वेश्चन ढंग से याद रहे। और ये द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी समझौता है। द्विपक्षीय मतलब दो देशों या दो पार्टियों के बीच में होता है। गैर बाध्यकारी मतलब होता है कि अगर ये समझौता आप कर रहे हैं तो मैं आपके ऊपर दबाव नहीं डालूंगा कि आपको ये फॉलो ही करना है। नॉन बाइंडिंग बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। यह समझौता अमेरिकी सरकार करती है पूरे दुनिया में बाकी देशों से। वो सबसे कहती है कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करो ताकि चंद्रमा पे या मार्स पे या और भी देश और भी सारे ग्रह उपग्रह जहां पे आप अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च करोगे वो शांतिपूर्ण तरीके के लिए होगा। अभी तक 42 देशों ने इस पे समझौता कर लिया है और पेरू और स्लोवाकिया सबसे नवीनतम देश है इस पे हस्ताक्षर करने वाले। आर्टेमिस समझौता 2020 में लॉन्च किया गया था, सिविलियन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। भारत आर्टेमिस समझौते का भी हस्ताक्षर करता है। तो एक बार फिर से पेरू और स्लोवाकिया इसके नए हस्ताक्षरकर्ता बने हैं। मैं आपको इसको अंग्रेजी वर्जन दे देता हूं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विमेन सिंगल, SSC, CGL, CPO सब में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसको बिल्कुल याद मिस न करें। ईगा स्विएटेक। ये लिस्ट आपके सामने है। इसमें मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स टाइटल है। विनर इसके हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं, ये यंगेस्ट टेनिस प्लेयर हैं। 21 साल की इनकी उम्र में इन्होंने मेन सिंगल जीत लिया है और विमेन सिंगल में ईगा स्विएटेक है। और रनर अप में अगर आप मेन सिंगल में जाएंगे तो अलेक्जेंडर जेवरेव, इनको हरा के अल्कराज ने जीता था। और विमेन में जास्मिन पॉलिनी को हरा के ईगा स्विएटेक ने जीता था। जैसा कि हमने कहा, कार्लोस अल्कराज मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट यानी कि क्ले, ग्रास एंड हार्ड कोर्ट सब पे खेल चुके हैं और वो खिताब जीत चुके हैं। ये ईगा स्विएटेक ये पोलैंड से आती है, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने विमेन सिंगल जीता है। मैं आपको समझा देता हूँ, टेनिस में एक ग्रैंड स्लैम होता है, ये मैंने अपने हाथ से लिखा है। इसमें 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियन में मेलबर्न उसके शहर है वहां पे होता है, फ्रेंच पेरिस में, विंबलडन लंदन में होता है और US ओपन न्यूयॉर्क सिटी में होता है। इसको ओपन क्यों बोलते हैं? इसका ओपन इसलिए बोलते हैं कि ये चारों टूर्नामेंट अगर आप नए खिलाड़ी हैं तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ये चारों को जो जीत लेता है उसको हम ग्रैंड स्लैम विनर कहते हैं। नॉर्वे शतरंज का खिताब किसने जीता है? नॉर्वे में शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, उसका खिताब किसने जीता है? सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर इसका है मैग्नस कार्लसन। नाम आपने सुना होगा, ये विश्व के सबसे बेहतरीन शतरंज प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, ये नॉर्वेजियन चेस प्लेयर हैं। नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन ने विश्व शतरंज चैंपियन, वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप और भी बहुत सारे शतरंज चैंपियनशिप में बहुत सालों से टॉप पोजीशन में रह चुके हैं। ये छठा नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप था और इसमें फिर से विजेता हुए हैं मैग्नस कार्लसन। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जिसको हम आर प्रज्ञानंद बोलते हैं, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है इस चैंपियनशिप में। मैं बता दूं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारतीय मूल में अमेरिका में रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा सिर्फ 12 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि भारत में BCCI है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसी प्रकार के चेस में काउंसिल है या फेडरेशन, उसको बोलते हैं फाइड।
फाइड एक फ्रेंच है, बाद में इसको अंग्रेजी में कहा गया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये पेरिस में इसको स्थापित किया गया था, फाउंडेड इन पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय है लुजेन स्विट्जरलैंड। आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रेसिडेंट हैं आर्कडी इवारकोविच और इसके उपाध्यक्ष है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने विस्तारा के किस एयरलाइंस के साथ विलय को मंजूरी दे दी गई, यानी दो एयरलाइंस कंपनियां आपस में विलय कर लेंगी, वो नई कंपनी बनाएंगी। अगर कोई कंपनी घाटे में है या कुछ और सहयोग चाहती है तो वो विलय कर लेती है। तो उसका सही उत्तर है एयर इंडिया। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का विलय हो चुका है और इसकी मंजूरी दी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मैं बताता हूं एनसीएलटी क्या है। एनसीएलटी इस तरह के मर्जर्स को ध्यान रखती है ताकि फेयर तरीके से मर्जिंग हो, मतलब दो बिजनेसेस या दो कारपोरेट चीजें ढंग से मैनेज हो, एक लॉ के तहत मर्जिंग हो उनकी, उसके तहत मर्जिंग करनी होती है। तो ये कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसका आदेश देती है, तब मर्जिंग पॉसिबल होती है। कार्बन मूल्य निर्धारण की स्थिति और रुझान, स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? पहले भारतीय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस ना करें। सही उत्तर इसका है पूजा तोमर। पूजा तोमर पहली भारतीय बनी है जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में विनर हुई हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक बेस्ट बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसको दिया जाता है? मैं आपको एक हिंट देता हूं कि ये एक एंटिटी है जिसने हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया है। अगर आप मेरे लेक्चर में लगातार बने रहते हैं तो आप इसका उत्तर बता पाएंगे। ये है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करती है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, फेयर तरीके से शेयर मार्केट में चीजें कैसे हो रही हैं उस पर रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। और सेबी के इस समय जो चेयरमैन है वो है मधावी पुरी बुक, और एसएबी एक्ट 1992 में आया था। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट को देखती है, जिस प्रकार से आरबीआई भारत में फाइनेंशियल मार्केट को देखती है, या फिर नाबार्ड हमारा रूरल बैंकिंग को देखता है, ग्रामीण बैंक को देखता है, रीजनल रूरल बैंक को देखता है, उसी प्रकार से सेबी सिक्योरिटीज और कम्युनिटी मार्केट्स को देखती है। सेबी ने दो चीजें लॉन्च की हैं, आप इनको लिख लें बिल्कुल से। एक तो है स्कोर 2.0। स्कोर 2.0 एक पोर्टल है जिसमें कंप्लेंट रिड्रेसल पोर्टल होता है। इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेन है उसको तेजी से रिड्रेस किया जाएगा, सही सेक्शन में अलॉटमेंट की जाएगी। दूसरा क्या है? सारथी। सारथी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये इन्वेस्टर्स के पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए और भी डिटेल्स में आप मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह पे। सिडबी में बता देता हूं, ऑप्शन में है, आप याद रखें, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसको बता देता हूं, ये बैंक एक तरह से है, ये एमएसएमई की दिशा में काम करता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग में क्षेत्र में काम करता है। ये उनको लोन देता है, उनको फाइनेंसिंग करता है। और फाइनेंसिंग से याद आया, सिडबी और एयरबस जो कि ब्रिटिश कंपनी है, यूके की कंपनी है, जैसे कि बोइंग है, इसने मिलके हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग के लिए स्कीम जारी किया है, जिसमें एयरबस क्या करेगी, सिडबी के एम्प्लॉयज को कुछ ट्रेनिंग देगी ताकि आप सही तरीके से हेलीकॉप्टर के लिए फाइनेंसिंग कर सकें। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर इसका है विलियम सुबियाह। मैं आपको बता देता हूं, EY का फुल फॉर्म है अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत नामी गिरामी अवार्ड है। इसमें सिर्फ 4 भारतीयों को मिला है, या चौथे ऐसे भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया था। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जैसा कि विलियम सुबियाह को दिया गया है। विलियम सुबियाह इस समय क्या है? एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया और चोलामंडलम या चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड, मतलब ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के क्षेत्र में है और इनको अर्नस्ट एंड यंग अवार्ड दिया गया है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दे रहा हूं कि अर्नस्ट एंड यंग एक लंदन बेस्ड एक फर्म है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया है? तो ये देश हैं इजरायल। इजरायल और फलस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बच्चों के जीवनों को बहुत नुकसान पहुंचा है, और इसी के चलते यूएन ने इजरायल का नाम डाल दिया है ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स दैट हार्म चिल्ड्रन। यूएन के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। 193 देश हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इजराइल के जो पीएम है वो है बेंजामिन नेतान्याहू। ये 2022 से इस समय पीएम रह चुके हैं। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। रिकॉग्निशन में थोड़ी सी इनमें डिस्प्यूट्स हैं। इसकी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल है वो बोलते हैं वहां पे हिब्रू लैंग्वेज। यहाँ पे ज्यूज पॉपुलेशन रहती है। यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू शेकेल, और यहाँ की जो संसद है, जैसे कि हमारे यहाँ संसद भवन बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं नेसेट, KNESSET, के यहाँ पे साइलेंट है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन पायलट इन इंडिया नेवी? सही उत्तर इसका अनामिका राजू।
आप यहाँ पे ऑप्शन फोटो में देख सकते हैं। इंडियन नेवी की पहली वुमेन पायलट बनी है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे, आईएएफ की बात करेंगे, अवनी चतुर्वेदी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट बनी है। और अनामिका राजू इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर इसका है 11 जून को। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको जानने बहुत जरूरी है। कुछ डिपार्टमेंट शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, कुछ पोर्टफोलियो शायद आपको पता नहीं होगा कि वो पीएम के अंडर में आते हैं। जरूर देखिए इसको, मिस मत करिएगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो कि तीसरे टर्म में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, ये ऐतिहासिक है। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद से प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज रहते हैं। मैं बता देता हूँ। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये डिपार्टमेंट आपको सुन के लगेगा कि इसमें कुछ खास नहीं होगा, पेंशन की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसी में ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आती है, सीबीआई आती है। सीबीआई इसी के अंडर में आती है, ये होम अफेयर्स में नहीं आती है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बहुत स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसमें इसरो आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आते हैं, एनपीसीआईएल आते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आते हैं। बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी के जितने पीएसयूज हैं। अच्छा, स्पेस में अगर आप जाएंगे तो इसरो आता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आता है, इन स्पेस आती है, बहुत सारी स्पेस पॉलिसीज आती हैं। और भी जो पॉलिसीज हैं जो किसी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं की गई हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में डायरेक्ट आएंगी। तो 3 पोर्टफोलियो आप बिल्कुल जान के रखें। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, अमित शाह होम अफेयर्स रहेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन रहेंगे। ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। नितिन गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जैसे पहले था। जेपी नड्डा को नया दिया गया है भार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेंगे। और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भी रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान, इनको भी नया दिया गया है, ये है एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेरे साथ साथ आप बोलते जाइए, आपको याद करने में आसानी होगी। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। जीतन राम मांझी एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बनेंगे। राजीव रंजन सिंह एलियास ललन सिंह, इनको पंचायती राज, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का बनाएगा। सर्वनंदा सोनवाल पहले से रह चुके हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। निर्मला सीतारमन, ये वही पद इनका रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेगी, कॉर्पोरेट अफेयर्स रहेगा। एस जयशंकर सेम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहेगा। मनोहर लाल खट्टर नया अपॉइंटमेंट है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर का है। कुमारस्वामी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का रहेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। किंजरापू राम मोहन नायडू सिविल एविएशन। प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अश्विनी वैष्णव रेलवे आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितिराज सिंधिया को कम्युनिकेशन दिया गया। भूपेंद्र यादव को एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। गजेंद्र सिंह को कल्चर एंड टूरिज्म। अनुपमा देवी, आप याद रखें, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके पहले स्मृति ईरानी थी। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स माइनॉरिटी अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जुआल ओरम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट नेम। मानसुख मंडवे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ अफेयर्स। जी किशन रेड्डी कोल एंड माइंस। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट नेम। सीआर पाटिल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये सारे पोर्टफोलियो हैं। 79th महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होगी, उसमें महासभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं और उसमें आपको सही उत्तर बताना है। ये है फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग को यूएन जनरल असेंबली का चीफ या प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ये रहा आज करंट अफेयर्स। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस लाता रहूंगा, कम समय में, एक्यूरेट, टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स होंगे। मेरा ये वीडियो जो बना रहा हूं इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करता हूं। थोड़े अच्छी दिखने वाली स्लाइड्स रहें, थोड़ा एंगेजिंग रहें, फोटो भी यूज की जा रही है इसमें आपके लिए, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकें। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्वेश्चंस बनाता हूं कि हो सकता है ये क्वेश्चंस आए आगे एग्जाम में चल के। आपका सहयोग बहुत जरूरी मेरे लिए है, प्लीज मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव ए ग्रेट डे।